नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान का अध्याय 4 जिसका नाम है कानूनों की समझ। देखो बच्चों, अगर अपने कानूनों की बात करें तो इन कानूनों से कहीं ना कहीं हम ब्रिटिश शासन से सुनते आ रहे हैं, ब्रिटिश शासन से इनके बारे में जानते हैं, क्योंकि ब्रिटिश शासन जो था वो भी अपने शासन को चलाने के लिए समय समय पर अलग अलग प्रकार के कानून लेके आता था, जिन्हें अपने रेगुलेटिंग एक्ट कहा करते थे। रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता था। ये रेगुलेटिंग एक्ट हर एक 15 या 20 साल के बाद आते थे और इन एक्ट के अंदर विभिन्न प्रकार के कानूनों का वर्णन किया जाता था, जो उस समय ब्रिटिश जो राज था वो उन कानूनों का उपयोग कर वहां पर शासन करता था। आगे देखते हैं। अगर मैं बात करूं कि क्या कानून सब पर लागू होते हैं, देखो बच्चों, इस बात पर जाने से पहले अपने बात करेंगे कि कानून बनते कैसे हैं, इन्हें बनाता कौन है। तो हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा था, कानून निर्माण का काम होता है संसद का। अगर मैं बात करूं कि कानून का निर्माण कौन करता है, तो कानून के निर्माण का काम होता है संसद का। और संसद जो होती है इसके 3 हिस्से होते हैं। संसद के 3 हिस्से होते हैं। एक होता है लोकसभा, जो संविधान के अनुच्छेद 79 में है। एक होती है राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, और एक होता है राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर बनती है संसद, और इस संसद का ही काम होता है कानूनों का निर्माण करना। देखो बच्चों, होता कैसे कानून का निर्माण। कानून का निर्माण कहीं ना कहीं उस देश की जनता पर निर्भर करता है। जैसे कि हाल ही के दिनों में अगर मैं एक उदाहरण देखूं तो हमारे यहाँ किसान आंदोलन चल रहे हैं। देखो बच्चों, किसान आंदोलन जो है ये कुछ कानूनों के बारे में है। ये कुछ कानूनों को हटवाना चाहते हैं और उनकी जगह कुछ नए कानून बनवाना चाहते हैं। तो बच्चों, होता क्या है, जब भी जनता को लोगों को ये महसूस होता है कि अब कोई नया कानून आना चाहिए या उनके हित में कोई कानून हो, तो जनता उसके लिए आवाज उठाती है। और जब ये आवाज उठाई जाती है तो जो संसद होती है उस पर विचार विमर्श करती है, और अगर वो आवाज सही है, जायज है, तो फिर वहां पर एक कानून लाया जाता है। और कानून बनाने का जो प्रोसेस जो होता है उसके अंदर क्या किया जाता है, सबसे पहले एक विधेयक लाया जाता है। और ये जो विधेयक है बच्चों, ये लोकसभा या राज्यसभा दोनों में किसी में भी आ सकता है। और बाद में उस विधेयक को साधारण बहुमत के द्वारा, देखो बच्चों, बहुमत कई प्रकार के होते हैं जो हम आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। यहां अपने बात करते हैं सिर्फ साधारण बहुमत की। साधारण बहुमत का मतलब होता है जो सदस्य उपस्थित हैं उनका 1/3 से ज्यादा, आधे से ज्यादा, उनका आधे से ज्यादा। तो साधारण बहुमत से जब कोई बिल पास कर दिया जाता है, तो बिल पास करने के बाद अगर बिल लोकसभा में पास हुआ है तो लोकसभा में पास होने के बाद ये जाएगा राज्यसभा के पास, और राज्यसभा में पास होने के बाद जब बिल दोनों सदनों में पास हो जाए तो उसके बाद जाता है राष्ट्रपति के पास। और जब राष्ट्रपति उस बिल पर अपने हस्ताक्षर कर देता है तो वो बिल बन जाता है कानून। और जो कानून जो होते हैं ना बच्चों, हमारे संविधान में जो कानून लिखे जा चुके हैं या जो कानून है, वो कानून हमारे देश के, भारत देश के हर एक नागरिक पर लागू होते हैं। क्योंकि भारत देश के संविधान के तहत हर एक नागरिक बराबर है, समानता का दर्जा दिया गया है, जो कि मौलिक अधिकारों में बताए गए हैं। तो मौलिक अधिकारों के अनुसार हमें कई प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, और इन्हीं मौलिक अधिकारों में एक है समानता का अधिकार। यानी कि कानून जो है, कानून की नजर में हर एक व्यक्ति जो है वो समान होगा। अब वो व्यक्ति चाहे किसी भी तरीके से उच्च वर्ग से आता हो या निम्न वर्ग का हो या कोई धनासेठ हो या अपने राष्ट्रपति भी क्यों ना हो, हमारे देश के हर एक व्यक्ति पर हमारे संविधान में लिखा गया हर एक कानून लागू होता है। तो अब हम बात करेंगे कि क्या कानून सब पर लागू होते हैं। तो जी हाँ, अगर इसका अपने एक शब्द में आंसर दें, उत्तर दें, तो इसका आंसर यही होगा कि जी हाँ, हमारे देश में जितने भी कानून हैं वो हमारे देश के हर एक व्यक्ति पर लागू होते हैं। क्योंकि कानून जो है, कानून लिखे जाते हैं संविधान के अंदर, और संविधान जो है हमारे देश के हर एक व्यक्ति पर लागू होता है। तो यहां देखते हैं अपने कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग कानून की नजर में बराबर होंगे, क्योंकि देखो हमें दिया गया है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, और इस समानता के अधिकार के तहत हर एक लोग बराबर का दर्जा रखते हैं।
हमारा कानून धर्म, जाति और लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करेगा। हमारे संविधान के आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 15 में ये बातें लिखी गई हैं कि सरकार जो है या कोई भी व्यक्ति है वो लिंग, जाति, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। कानून के शासन का मतलब है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे वह सरकारी अधिकारी हो या धन्ना सेठ हो और यहां तक कि राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। यानी कि हरेक व्यक्ति, भारत का हरेक व्यक्ति जो भारत में रह रहा है, जो भारत का नागरिक है, उस पर हमारे देश के संविधान का हरेक कानून लागू होता है। अब हम देखते हैं कि नए कानून किस तरह बनते हैं। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया, नए कानून बनने में कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी निभाते हैं वो आम जनता, आम लोग निभाते हैं। क्योंकि देखो बच्चों, हम क्या करते हैं, किसी भी प्रत्याशी को चुनकर संसद के अंदर भेजते हैं। अब वो प्रत्याशी, उसे कैसे पता चलेगा कि बाहर किस चीज की जरूरत है, कैसे कानून की जरूरत है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखने के लिए जो जनता जो होती है, जो आम लोग जो होते हैं, वो आवाज उठाते हैं या उन्हें जैसा लगता है वो अपने प्रत्याशी को जाकर बताते हैं कि इस तरह का कोई कानून आना चाहिए। फिर वो प्रत्याशी संसद के अंदर उस कानून या उस विधेयक पर चर्चा करता है। उस संसद के अंदर उपस्थित जब हरेक व्यक्ति को लगता है कि ये कानून बनना चाहिए, तो फिर उसके ऊपर विचार विमर्श होता है, बहस होती है और अंततः वो कानून बनाया जाता है। पर जब मैं बात करूं औपनिवेशिक काल यानी कि ब्रिटिश शासन की, ब्रिटिश शासन में ऐसा नहीं था। क्योंकि ब्रिटिश शासन को मैं लोकतंत्र नहीं कह सकता। लोकतंत्र क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ब्रिटिश शासन के अंदर लोगों की भूमिका नहीं थी। वहां जो कानून बनकर आते थे वो ब्रिटिश संसद से बनकर आते थे और यहां जो भारतीय लोग थे इनके ऊपर थोप दिए जाते थे। हमारे लोग उन कानूनों को मानने के लिए बाध्य थे। समय समय पर बहुत से विवादास्पद कानून भी आए थे, जैसे कि इनमें से एक था रोलेट एक्ट, जो कि काफी विवादास्पद था। और इस रोलेट एक्ट के तहत ही जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था वो हुआ था। क्योंकि रोलेट एक्ट के विरोध में ही जनता सभाएं कर रही थी और उस सभा के ऊपर गोलियां चला दी गई थी, जो कि जलियांवाला बाग एक नरसंहार साबित हुआ था। तो उस समय लोगों की भागीदारी नहीं थी कानून निर्माण में, सिर्फ लोगों के ऊपर कानून थोपे जाते थे। पर मैं जब भारतीय संविधान ने इस बात का विशेषतर ध्यान रखा है कि लोगों की भूमिका ज्यादा से ज्यादा हो किसी भी कानून के निर्माण में। अगर ऐसा हो कि संसद कोई ऐसा कानून पास कर दे जो लोगों के लिए हितकारी नहीं है, तो लोग उसके खिलाफ भी आवाज उठा सकते हैं। ये हमारे संविधान के अंदर पूर्णतः इस चीज की स्वतंत्रता है, जो कि हमें स्वतंत्रता के अधिकार से मिली है। अब मैं बात करता हूं कि नए कानून किस तरह बनते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले एक विधेयक लाया जाता है और वो विधेयक आम जनता की राय पर लाया जाता है। और जब एक विधेयक लाया जाता है तो विधेयक राज्यसभा या लोकसभा दोनों में किसी में भी लागू किया जा सकता है। और राज्यसभा या लोकसभा में लागू होने के बाद या राज्यसभा या लोकसभा में बहस के बाद, मान लो अगर कोई विधेयक लोकसभा में लाया गया और वहां साधारण बहुमत से पास हो गया, तो उसके बाद वो जो विधेयक है वो जाएगा राज्यसभा के पास और राज्यसभा में भी साधारण बहुमत से वो पास होना उसका जरूरी है। अगर दोनों सदनों में किसी भी एक सदन में वो पास नहीं होता है तो वो विधेयक कानून नहीं बन सकता। ये जरूरी है कि विधेयक का दोनों सदनों के अंदर पास होना आवश्यक है। तो यहां एक प्रश्न बनता है, क्योंकि देखो बच्चों, संसद जो है पूरे साल कार्यवाही नहीं करती। तो मान लो कोई ऐसा टाइम जब संसद जो है कार्यवाही नहीं कर रही है या संसद का टाइम पीरियड नहीं चल रहा है, तो फिर कानून कैसे बनेगा? क्योंकि संसद के अंदर बहस जरूरी है कानून के लिए। तो बच्चों, ऐसी स्थिति के अंदर हमारा राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी करता है, एक अध्यादेश जारी करता है। और ये अध्यादेश भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत जारी करता है और ये अध्यादेश अपने आप में एक कानून ही होता है। इसकी जो परिपक्वता मैं कह सकता हूं या जितना ये जो इसकी महत्वपूर्णता है ये उतनी ही होती है जितना कोई कानून दोनों सदनों से पास होकर बनता है। बस यहां एक छोटा सा संशोधन करना होता है कि जैसे ही
मान लो राष्ट्रपति ने कोई अध्यादेश जारी करके कोई कानून बना दिया, अब जैसे ही संसद का सत्र चालू होगा तो उस सत्र में सबसे पहले ये जो अध्यादेश है इसके ऊपर चर्चा की जाएगी और 6 सप्ताह के अंदर अंदर अगर ये अध्यादेश दोनों सभाओं के अंदर पास हो जाता है तो ये कानून लगातार बना रहेगा, और अगर वहां पास नहीं हो पाता है तो ये कानून अपने आप क्या हो जाएगा, खत्म। यानी कि राष्ट्रपति अपने आप खुद भी कोई कानून बना सकता है। और अगर अपने संसद की प्रक्रिया देखें तो पहले लोकसभा या राज्यसभा में किसी में भी पास होता है, उसके बाद दूसरे सदन में जाता है, वहां पास होगा, और अंततः अंतिम रूप में जब राष्ट्रपति उसके ऊपर साइन करेगा, हस्ताक्षर करेगा, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। कानून बनाने में संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह किसी खास कानून के लिए आवाज उठाते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, हमारे यहाँ किसान आंदोलन चल रहे हैं, तो किसान जो है कोई खास तरह का कानून चाहते हैं और उस खास तरह के कानून के लिए अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। यह संसद की जिम्मेदारी है कि वह लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो, यानी कि उनके ऊपर विचार करें। अब हम बात करते हैं अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून। देखो बच्चों, पिछले कुछ समय से काफी अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून भी बने हैं जो सरकार की नजर में तो सही थे पर आम जनता ने उन्हें नहीं माना। जैसे कि एनआरसी, एक एनआरसी था, एक अभी कृषि कानून जो बिल आए, 3 प्रकार के कानून थे। कृषि कानून तो अभी जनता के या किसानों के विरोध के कारण वापस ले लिए गए, यानी कि अब ये कानून के रूप में कार्य नहीं कर रहे। एनआरसी हो गए। तो ये कुछ ऐसे कानून थे जो विवादास्पद रहे, जिन्हें आम जनता ने नहीं माना। तो ऐसा कोई कानून जो विवादास्पद हो या जिसकी आलोचना की जा सके, तो उस कानून को संसद वापस भी ले सकती है या मजबूरन संसद को उसके ऊपर दोबारा विचार करना पड़ता है। यहां देखो कि कई बार संसद एक ऐसा कानून पारित कर देती है, एग्जाम्पल के रूप में अपने देखें तो कृषि कानून, 3 प्रकार के कानून लेके आई थी सरकार, यहां कर देती है जो बेहद अलोकप्रिय साबित होते हैं। अलोकप्रिय का मतलब बच्चों जो लोगों में प्रिय ना हो, अलोकप्रिय। ऐसा कानून संवैधानिक का मतलब होता है बच्चों संविधान के अनुसार तो वो सही है, यानी कि संविधान को देखते हुए उसमें कोई भी प्रकार की गलती या त्रुटि नहीं की गई है। तो संविधान के रूप में एकदम सही हो तो वो होता है संवैधानिक। संविधान कहता है कि कोई भी कानून बनाने से पहले वो दोनों सदनों के अंदर जाना चाहिए, उसके ऊपर विचार होना चाहिए, वोटिंग होनी चाहिए, तभी जाके वो कानून बनता है। तो कृषि कानूनों के लिए प्रॉपर सब कुछ हुआ था, दोनों सदनों के अंदर गया था, बहस हुई थी, वहां पास हुआ, राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए। तो सभी कानूनों को या संविधान के तरीके को फॉलो करते हुए ये कानून बनाए गए थे, यानी कि संवैधानिक रूप से तो ये सही थे। संवैधानिक रूप से वैध होने के कारण कानून सही हो सकता है। लोकतंत्र में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं, और असहमति व्यक्त करने का तरीका होता है आंदोलन करना, शांतिपूर्वक आंदोलन करना, या बहुत से और भी तरीके होते हैं। सोशल मीडिया के जरिए वो अपनी बात सरकार तक भी पहुंचा सकता है। जब बहुत सारे लोग यह मानने लगते हैं कि गलत कानून पारित हो गया तो संसद के ऊपर भी उस कानून पर दोबारा विचार करने का दबाव पड़ता है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नागरिक के रूप में हमारी भूमिका प्रतिनिधियों के चुनाव के साथ खत्म नहीं होती। जैसा कि आपने देखा कि प्रतिनिधियों के चुनाव के अंदर जो भूमिका होती है हमारी सीधी भूमिका होती है, क्योंकि हम ही चुनाव के द्वारा, मतदान के द्वारा किसी प्रतिनिधि को चुनकर उसका चुनाव कर संसद के अंदर भेजते हैं। तो यहां यही कहना चाहता है कि सिर्फ इतना ही काम नहीं होता जनता का कि वहां उसे भेज दिया अब काम खत्म, नहीं। अब वो संसद के अंदर क्या काम कर रहा है, किन कानूनों के निर्माण करने का प्रयास कर रहा है, या हमारे लिए वो क्या काम कर सकता है, इन सब बातों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद हम अखबारों और अन्य संचार माध्यमों के जरिए इस बात पर नजर रखते हैं कि हमारे सांसद क्या कर रहे हैं। बच्चों, एक
चैनल है संसद टीवी नाम से, संसद टीवी, जिसके ऊपर लोकसभा व राज्यसभा दोनों की सीधी कार्यवाही चलती है। तो हम वहां से भी देख सकते हैं कि संसद के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। दूसरा, दिन प्रतिदिन जो अखबारों में जो घटनाएं घटती हैं या जितने भी संसद के अंदर जो भी महत्वपूर्ण बिल आते हैं या क्या बहस चल रही है, किस मुद्दे पर बहस चल रही है, हर एक चीज का जो महत्वपूर्ण जो खबर होती है वो अपने को अखबारों में भी मिलती है। अगर हमें लगता है कि वे सही काम नहीं कर रहे हैं तो हम उनकी आलोचना भी कर सकते हैं। तभी तो हमें पता चलता है कि देखो, जैसे कृषि कानून जो पास हुए थे, उनके पास होने से पहले ही आम जनता तक ये बात पहुंच गई थी कि ऐसे कुछ कानूनों पर बहस चल रही है जो कि पास हो सकते हैं। तो कृषि कानूनों के पास होते होते एक तरफ आंदोलन भी खड़ा हो गया था। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये अध्याय यही समाप्त होता है। इस अध्याय के अंदर हमने देखा कि कानून कैसे किस पर लागू होते हैं, किस पर लागू हो सकते हैं, कानूनों की समझ क्या है, हम कानूनों के बारे में क्या जानते हैं। अगर मैं कानूनों की बात करता, जैसे कुछ ऐसे भी कानून हैं जो बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं जिन्हें हम आम जनता जानती हैं। तो कानूनों की समझ के बारे में, यानी कि कानूनों को जानना, कि हमने कानूनों को कैसे जाना, क्या थे क्या नहीं थे। तो अब हम मिलेंगे हमारे अगले अध्याय के साथ। धन्यवाद।